अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे अपना। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कंपाइलर तक, तो अब हम लेक्चर 2 की तरफ अपने जानिब मूव करते हैं। लेक्चर 1 में हमने कंपाइलर तक तो पढ़ लिया था ना, अब लेक्चर 2 में हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स अगला टॉपिक है हमारा। तो इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन बनती है हमारे पास वो सिंटैक्स की है, सिंटैक्स, ठीक है। और उसके बाद सिंटैक्स एडर। इसमें बस दो ही डेफिनेशन हमारे पास बनती है, एक सिंटैक्स की और एक सिंटैक्स एडर की, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, इनसे पहले अगर आप प्रोग्राम एक मेरे साथ देख लें तो ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी चीज़ें समझने में ना, ठीक है। तो प्रोग्राम आपने कैसे बनाना है, पहला प्रोग्राम जो आपने सी लैंग्वेज में बनाना है अपना, वो कैसे बनाना है, उसके लिए मैंने आपको दो सॉफ्टवेयर रिकमेंड किए थे, ठीक है। एक डेव C++ और VS कोड दूसरा। अब डेव C++ जो है ना, ये बहुत आसान है यूज़ करना। VS कोड थोड़ा सा मुश्किल है हो जाता, और ये एडवांस लेवल पे वैसे भी यूज़ किया जाता है। डेव C++ जैसे कि आप खोलेंगे ना तो साथ ही आप प्रोग्रामिंग करने लग जाएंगे, ठीक है। इसमें सी लैंग्वेज पहले से इंस्टॉल होना की होती है, बताया होता है, ठीक है। इजी होता है यूज़ करना। VS कोड पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने बड़ा मुश्किल है, एरर आ जाते हैं, ठीक है, कई दफ़ा। तो अगर आप ये यूज़ करेंगे तो फिर आपको इसमें पहले उसको बताना भी होगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, पाइथन यूज़ करनी है, जावा करनी है, C++, या कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। इसमें ज़रा मुश्किल होता है प्रोग्रामिंग करना। अभी आप बेसिक लेवल पे हैं तो आप अभी डेव C++ यूज़ करनी है, ठीक है। इसमें जो प्रोग्राम आपने लिखना है ना, उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपने हैशटैग डालना है, ठीक है। फिर आपने इंक्लूड लिखना है, एंगल ब्रैकेट डालनी है, फिर stdio.h, ठीक है, एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है। अब ये चीज़ें हमारे पास क्या है, ये दरअसल ना हेडर सेक्शन होता है, मेन चीज़। अगर आपने ये नहीं ना लिखी तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं मैं, अगर तो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप इसको मोबाइल में भी चला सकते हैं। इस प्रोग्रामिंग के लिए ना आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट है, क्रोम पे आपने सर्च कर लेनी है programiz.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, इस पर बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में वैसे तो टफ़ होती है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है दूसरी चीज़ें कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह, तो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था इंक्लूड stdio.h की। इसका जो फुल फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर है। यानी std से स्टैंडर्ड, i से इनपुट, o से आउटपुट, .h से मुराद है हेडर फाइल, ठीक है। ये इसका पूरा जो है एब्रीवेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं वॉइड मेन। इसके बाद आपको वॉइड मेन लिखना होगा दूसरी लाइन के अंदर। ये लाजमी है, चीज़ें आपको इसी तरह से चलना होगा, रूल्स के रट्टा लगा लेना है आपने इन चीज़ों को ना, ठीक है। फिर आपको कर्ली ब्रेसेस डालनी होगी, ओपन एंड क्लोज, इस तरह से करके ना। एक डालने के बाद आपने एंटर दबाना है, फिर दूसरी लाइन पे आप मूव कर जाएंगे। उसमें आपने ना प्रिंट एफ लिखना है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ अब किस लिए यूज़ होता है, ये चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। आपने कोई भी चीज़ स्क्रीन पे दिखानी है ना, तो प्रिंट एफ के अंदर आपने लिख देनी है, ठीक है। तो ये पूरे की पूरी वही चीज़ आपको दिखा देगा डिस्प्ले के अंदर, ठीक है, आउटपुट के अंदर। यानी कि प्रिंट एफ का लिखने का तरीका क्या है, प्रिंट एफ आपने लिखना है, ब्रेसिस डालनी है, यानी कि ये जो पैरेंथेसिस होती हैं ये डालनी है, डबल कोड दोनों साइड पे डालने हैं, ठीक है। उसके दरमियान आपने जो भी कुछ लिखेंगे ना, उसके दरमियान जो कुछ लिखेंगे ना आप, वो सारा कुछ ही डिस्प्ले पे शो होगा, ठीक है। जिस तरह डबल कोड के दरमियान में मैंने जो कुछ लिखा है ना, वो सारा कुछ मेरे पास डिस्प्ले होगा, ठीक है। आउटपुट यानी ऐसे स्क्रीन आ जाएगी आउटपुट की, तो वो सारा कुछ ही हमारे पास शो होगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा है, हाई एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, तो फिर मैंने इसके बाद लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है। ये सारा कुछ इसमें आएगा हमारे पास। उसके बाद आपने सेमी कोलन लगाना है। ये बेसिकली क्या है, ये टर्मिनल एंड है, ठीक है। इसको टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, एंड करना चीज़ों को ना, यानी कि ये चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, लाइन को एंड करने के लिए। फिर इसी तरह से मैंने और भी एग्जांपल इधर लिखी हैं, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ये मैंने तो अपना ही इंट्रोडक्शन दिया ना, अपना नाम बताया, और इस तरह ये आप तो कुछ भी अंदर लिख सकते हैं लाइनों के, ठीक है। मैंने तो एग्जांपल देने के लिए समझाया। फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो आप जब रन का बटन दबाएंगे या एंटर का बटन दबाएंगे ना, तो आपके पास सारी चीज़ें ये वाली ना शो हो जाएंगी इस तरह से तरतीब वाइज एक एक लाइन में, ठीक है। तो ये था एक
बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बुक की तरफ आ जाए। साइंटेक्स क्या होता है? साइंटेक्स एक ग्रामर है, एक किस्म की ना प्रोग्रामिंग की ग्रामर है। ठीक है, जिस तरह हम इंग्लिश उर्दू में पढ़ते हैं ना ग्रामर, इंग्लिश में हम प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, नाउन्स, इस तरह से बहुत सी हम ग्रामर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी एक ग्रामर है, उसको हम साइंटेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, साइंटेक्स मतलब रूल्स, सिंपल अल्फाज में आपने यही समझ लेना है, ये रूल्स। जैसे जब भी आपने प्रोग्राम शुरू करना है तो आपने सबसे पहले हैश टैग डालना है। ठीक है, ये एक रूल है, इसको हम साइंटेक्स कहेंगे। ठीक है, एंगल ब्रैकेट आपने डालनी है, एंड पे वॉइड मेन के एंड पे आपने पैरेंथेसिस डालनी है। ठीक है, प्रिंट एफ के एंड पे आपने सेमीकोलन डालना है। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपने चीज़ मिस कर दी, अगर आप कोई चीज़ डालना भूल गए, जैसे मैं इसके आगे इंक्लूड के आगे ई डालना भूल गया हूँ, या मैंने ये एंगल ब्रैकेट क्लोज नहीं लगाई। ठीक है, या मैं ये वाली कर्ली ब्रेसिस लगाना भूल गया हूँ, या मैंने ये टर्मिनेटर नहीं लगाया, यानी सेमीकोलन नहीं लगाया लाइन को एंड करने के लिए, तो मेरे पास एरर क्रिएट हो जाएगा, एक एरर क्रिएट हो जाएगा एक। ठीक है, उस एरर को हम क्या कहेंगे? उस एरर को हम साइंटेक्स एरर्स कहेंगे। ये आपको ना मैं नोट्स में पूरी डेफिनेशन इनकी इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा, आगे हम जब नोट्स पढ़ेंगे ना तो उसमें डेफिनेशन लिखी होगी कि कैसे आपने बोर्ड के पेपर में लिखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जल्दी से हम। डिज़र्व्ड वर्ड्स, डिज़र्व्ड वर्ड्स अब क्या होते हैं? ठीक है, ये बेसिकली ये एक किस्म के ना प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जो कि सी लैंग्वेज को, कंप्यूटर को पहले से बताए गए होते हैं। और ये बताता कौन है कंप्यूटर को? ये भी ह्यूमन ही बताते हैं। ठीक है, इंसानों ने पहले से इसमें ये कुछ वर्ड्स बताए गए होते हैं कि अगर तो इफ़ आएगा तो मैंने कंडीशन लगा देनी है। ठीक है, फॉर आएगा तो मैंने लूप चला देनी है, यानी बार बार मैंने चीज़ों को रिपीट करना है। ठीक है, ये चीज़ें ना पहले से डिफ़ाइन होती हैं, ये कुछ वर्ड्स पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि पहले से कंप्यूटर को पता होते हैं कि अगर ये चीज़ें आएंगी ना तो मैंने क्या क्या काम करना है। ठीक है, इन वर्ड्स को कहते हैं कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, ये भी एक ग्रामर ही समझ लें आप, जैसे ग्रामर में पहले से चीज़ें, कुछ इंग्लिश ग्रामर में पहले से इंट्रोड्यूस होती हैं, पहले से प्री डिफाइंड होती हैं कि अगर तो हमारे पास वो आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, तो फिर हमने क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले से ही इंग्लिश में जैसे शामिल होती हैं ना, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रिजर्व वर्ड पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। इसके बाद एक्टिविटी आ जाती है। और अच्छा, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये टोटल कितने हैं? 32 हैं। 32 आपने बेशक गिन लेने हैं। नेट पे भी आप सर्च करेंगे ना कि सी प्रोग्रामिंग के रिजर्व वर्ड्स कितने हैं, तो वो भी आपको 32 ही बताएंगे। ठीक है, ये 32 हैं मेन जो आपके यूज़ होते हैं। इनमें से जो मैंने टिक किए हुए हैं ना, वो वाले ज़्यादातर यूज़ होने हैं पूरी बुक में, 5 के 5 चैप्टर्स में। ठीक है, इन्हीं में से आएगा ये जो मैंने टिक किए हैं ना, इंशाल्लाह इन्हीं में से सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे एक्टिविटी 1.3 की जानिब हम मूव करते हैं। इसमें आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिजर्व्ड वर्ड है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ये आपने खुद सोल्व करनी है, ये माइंड शार्प करती हैं एक्टिविटियाँ इस तरह की, तो आपने ये लाजमी सोल्व करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन बुक का। ठीक है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का जो हमारे पास है वो स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमने तो सारा ही करना है ना, हमने तो पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो या ना इंपॉर्टेंट हो, हमने तो पढ़ना है। इसके ना इस लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पार्ट है। एक हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन। ठीक है, दूसरा मेन सेक्शन है, तीसरा बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। ये आपको जब नोट्स में प्रोवाइड करूँगा ना इंशाल्लाह, तो उसमें सारा कुछ लिखा होगा कि कैसे आपने सोल्व करना है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप सिंपल समझ लें हेडर सेक्शन क्या है। हेडर सेक्शन है बेसिकली, प्रोग्राम पे हम दोबारा आ जाते हैं। हेडर सेक्शन इस सेक्शन को कहा जाता है, ये जो सेक्शन है ना हमारे पास बना हुआ है, ये सॉरी मैंने गलती कर दी, ये वाला सिर्फ पहली लाइन जो है हमारे पास। ठीक है, ये इसको हेडर सेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? हेडर सेक्शन। ठीक है, क्यों कहते हैं हेडर सेक्शन? क्योंकि इसमें डॉट एच यानी कि डॉट हेडर। ठीक है, हेडर वाली फाइल यूज़ हुई है इसमें, ये आपने लाजमी लगाना है। ये आप ऐसे समझ लें जैसे इंसान है, हमारा सर है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग का सर क्या है? ये है इंक्लूड stdio.h। अच्छा, इसमें हम ना हेडर सेक्शन में और भी मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं, सिर्फ यही नहीं इंक्लूड stdio.h यूज़ करते हैं हम। इसमें ना इंक्लूड मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं।
कोनियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच इसे पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूड डॉट इंक्लूड एंगल ब्रैकेट मैथ डॉट एच भी हम यूज़ करते हैं इसमें, और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। और एक एस टी डी ओ, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपने लाजमी लिखनी है। सॉरी, मैं शुरू में हैश टैग लगाना भूल गया, हैश टैग, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना एस टी डी ओ डॉट एच, ये आपने मस्ट लिखना है, लाजमी लिखना है, इसके बगैर रन नहीं होगा आपका, ठीक है, रन नहीं होगा इसके बगैर। और जो ये है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है आप कौन सा काम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर होता है, यानी कि ये कंसोल वगैरह का काम करता है, ठीक है। और ये मैथ वगैरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अगर आपके पास बेसिक सा मैथ है ना, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सिंपल सा एस टी डी ओ लिख के जमा माइनस का अगर मैथ है ना, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैथ एच की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर सिंपल सा जमा माइनस तकसीम ज़रब वगैरह का सवाल है ना, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तो एडवांस लेवल का मैथ है, जैसे कैलकुलस वगैरह हो गया, ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए आपको ये वाला मैथ का लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। ये वाली जो हेडर सेक्शन है ना, उसमें मैथ इंक्लूड मैथ डॉट एच भी लिखना पड़ेगा। पहले इंक्लूड एस टी डी ओ डॉट एच, उसके नीचे हैश टैग इंक्लूड मैथ डॉट एच यूज़ करनी पड़ेगी। फिर वॉइड मेन का सेक्शन आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो अब आपको हेडर सेक्शन की समझ आ गई कि हेडर सेक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हेडर फाइल यूज़ होती है एक, ठीक है। ये हेड है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अच्छा, इधर अब आए हम मूव करते हैं इधर बुक पे, तो इस पर भी यही उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। डॉट एच की एक्सटेंशन यूज़ होती है इसमें, जैसे मैंने आपको ये बताया ना डॉट एच, ये देखिए डॉट एच, ठीक है। उसने इधर भी मैंने ये बताया हुआ है, डॉट एच की एक्सटेंशन आपने यूज़ करनी है। फिर उसने यही बताई है बार बार बात कि हैश टैग इंक्लूड, इधर हेडर फाइल का नेम लिखा जाता है, जिस तरह मैथ डॉट एच हम लिख दें, ठीक है, ये मैथ डॉट एच, या एस टी डी ओ डॉट एच लिख दें, या कोनियो डॉट एच, या और भी मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। ये हेडर सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब मेन सेक्शन की तरफ आते हैं। मेन सेक्शन में हम सिर्फ वॉइड मेन को लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा सेक्शन है, ये दूसरी लाइन जो है, ये मेन सेक्शन है हमारा, ठीक है। ये हमारा कौन सा सेक्शन है, मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन, ठीक है। ये हमारा कौन सा सेक्शन है, मेन सेक्शन है। ये भी हमने लास्ट में लिखना होता है। अगर इसमें हम कोई मिस्टेक कर दें या हम ना इसको लिखें, तो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, रन ही नहीं होगा आपका प्रोग्राम, एरर दिखा देगा वो, ठीक है। तो इसके बाद ये वॉइड मेन आपने लास्ट में लिखना है, रटा लगा लेना कि हमने ऐसे ही लिखना है वॉइड मेन, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है ना पार्ट तीसरा जो है, वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब ये क्या चीज़ होती है, ये यानी ये पूरा सेक्शन होता है, इस पूरे यहाँ से कर्ली ब्रेसिस ओपन से लेके कर्ली ब्रेसिस क्लोज तक, ये पूरा हमारे पास बॉडी ऑफ होता है, बॉडी ऑफ मेन सेक्शन, ठीक है। ये आपने इसका हेड समझ लेना है। ये आपने जैसे ह्यूमन का ब्रेन वगैरह होता है ना, ब्रेन हार्ट, इसके बगैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं ना रह सकता। ये आपने इस तरह से समझ लेना है, ये हमारा वॉइड मेन है, ठीक है। इसके बगैर आप प्रोग्राम चला ही नहीं सकते, ठीक है। और ये बॉडी है पूरे जिस्म की, चेस्ट वगैरह, लेग्स वगैरह, ठीक है। तो ये इसकी भी प्रोग्रामिंग की भी बॉडी है, इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं ना चल सकता बॉडी के बगैर, ठीक है। तो इसमें वो जो चीज़ें बता रहा है वो यही बता रहा है बार बार कि प्रिंट एफ आपने यूज़ करना है। प्रिंट एफ का लिखने का स्टाइल क्या है कि आपने प्रिंट एफ लिखना है, ब्रैकेट्स डालनी है, डबल कोट्स डालनी है, उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगा देना है, ठीक है। तो यही बात बता रहा है। अच्छा, इसके बाद जो हम चलते हैं आगे, इम्पोर्टेंट नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल करना है, ठीक है। वो आपको नोट्स में पता चल जाएगा फिर। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट नोट के 3 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। वो बात कर रहा है कि सीक्वेंस से आपने चलना है, ये नहीं करना कि पहले आपने वॉइड मेन लिख दिया, फिर आपने दूसरी लाइन में इंक्लूड stdio डॉट एच, पहले आपने मेन सेक्शन लिख दिया, ठीक है, फिर आपने बाद में हेडर सेक्शन डिफाइन कर दिया। ऐसे नहीं आपने करना। वो कह रहा है आपने सीक्वेंस से चलना है।
या ये नहीं करना पहले बॉडी आपने डिफाइन कर दी फिर मेन सेक्शन अपनी मर्ज़ी से कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे पार्ट कर दिए। इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना, कह रहे हैं आपने सीक्वेंस से चलना है, फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ एरर दिखा देगा प्रोग्राम, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सी लैंग्वेज ना बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। ये क्या करती है, अगर आपने इसमें कोई बड़ा या छोटा अल्फ़ाबेट भी चेंज कर दिया है ना, बड़े से छोटा कर दिया या छोटे से बड़ा, तो वो भी एरर दिखा देगा, वो भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जिस तरह आपने प्रिंट का पी बड़ा डाल दिया, ठीक है, तो आपके पास एरर आ जाएगा। या आपने चेक करना है प्रोग्राम करके ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपने प्रोग्रामिंग करके देखनी है, ये करने से आती है चीज़, ठीक है। इस तरह समझने से नहीं आपको समझ आएगी। जब आप मुख्तलिफ सवालों को वो इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी बेहतरीन। तो पी अगर आपने बड़ा डाल दिया तो फिर आपका प्रोग्राम एरर दिखा देगा, ठीक है। या आपने इधर से इंक्लूड का आई बड़ा डाल दिया, ठीक है, तो भी आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी। या आप ये हैशटैग डालना भूल गए तो भी एरर आ जाएगा, ठीक है। यानी आपने छोटी बड़ी चीज़ों का ना ध्यान रखना है, एक एक चीज़ का। सेमीकोलन लाजमी डालना है, प्रिंट एफ का एफ बड़ा नहीं डाल देना कभी भी, तो ये ख़राबी पैदा करेगा नहीं तो, ठीक है। एस टी डी ओ को एज इट इज़ लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। ये अगर आपने एस बड़ा डाल दिया, टी बड़ा इसमें कोई डाल दिया या कुछ मिसिंग हो गया तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव है सी लैंग्वेज। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, ईच स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। अब ये सेमीकोलन क्या होता है, ठीक है। सेमीकोलन इसको कहते हैं, ये जो मैंने एंड पे डाला है उन्होंने स्टेटमेंट के, ये बॉडी के अंदर ना सेमीकोलन यूज़ होता है, अक्सर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि चीज़ों को एंड करने के लिए ना, यानी आपने एक लाइन लिखी है उसके एंड पे आपने ये टर्मिनेटेड लगा देना है। इसको टर्मिनेटेड भी बोलते हैं, ये आगे जाके आएगा आपके पास, ठीक है। इसको टर्मिनेटेड बोलते हैं। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना चीज़, ठीक है। यानी हमारे पास लाइन ख़त्म होगी, ये आपने लाजमी लगाना है टर्मिनेटेड सेमीकोलन यानी कि, ठीक है, हर लाइन के एंड पे। हर लाइन अब इफ़ एल्स जो आगे हम पढ़ेंगे ना, तो उसके इफ़ एल्स के आगे नहीं आता ये, तो इफ़ के आगे नहीं आता, तो इसके आगे तो आता है, ठीक है। प्रिंट एफ वगैरह के आगे लास्ट में आता है, अक्सर चीज़ों के आगे आता है। तो अब हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, बस इतने सी बात थी वो बताना। उसके बाद जो है एक्टिविटी 1.4 है नेक्स्ट पेज पे, ये आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद पर्पज़ एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। अब ये कमेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो कमेंट्स आपके पास ऐसे समझ लें, ये चीज़ों को याद करने के लिए होते हैं, याद रखने के लिए चीज़ों को होते हैं, ठीक है। आपने अब ये प्रोग्राम लिखा है ना इतना बड़ा, अब आप 1 साल 1.5 साल बाद जब दोबारा ये फ़ाइल ओपन करेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी हुई तो आपको ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी, ठीक है। आपको प्रिंट एफ का नहीं पता होगा कि प्रिंट एफ किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, ठीक है। अगर तो आपके पास ऐसे केस बनता है कि आप 1-1.5 साल बाद जब इसको खोलेंगे तो फिर आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है, उसकी आसानी के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि इसके आगे ना हम अपनी आसानी के लिए लिख देते हैं प्रिंट एफ क्यों यूज़ होता है। प्रिंट एफ हमारे पास क्यों यूज़ होता है, प्रिंट एफ हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। तो जब आप 1-1.5 साल बाद जब भी आप खोलेंगे ना लंबे अरसे बाद, तो आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी कि प्रिंट एफ मैंने क्यों यूज़ किया था, ये डिस्प्ले करने के लिए चीज़ों को यूज़ किया था, ठीक है। वॉइड मेन क्या था, ये मेन सेक्शन था। इसके आगे अगर आप छोटा सा लिख देंगे ना तो आपको आसानी होगी याद करने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए बाद में। इसकी 2 टाइप्स हैं वो बता रहा, ये देखें टाइप्स इसकी है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कौन से होते हैं, मल्टी लाइन कौन से होते हैं, ये हम देखते हैं आगे। अब पहले आपने ये देख लेना है ये प्रोग्रामर्स को अंडरस्टैंड ओवर कोड करने के लिए यूज़ होते हैं। इनका फ़ायदा क्या है, ठीक है, इनका फ़ायदा और क्या है, अंडरस्टैंड ओवर ऑन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट, ठीक है। एक तो ये समझाने के लिए यूज़ होते हैं, समझ आ जाती है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। प्रिंट एफ क्या है, वॉइड मेन क्या है, इंक्लूड वगैरह क्या है, ठीक है। दूसरा वो बता रहा है कि अगर आप इसको आफ्टर ईयर्स बाद भी खोलेंगे ना इस फाइल को, तो आपको याद हो जाएगा, अगर आपने लिखा होगा ना आगे छोटा सा कि मैंने ये क्यों यूज़ किया था, सेमीकोलन को मैंने क्यों यूज़ किया था, टर्मिनेट लाइन करने के लिए, लाइन को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया था, तो आपको आसानी होगी बाद में, ठीक है। तो ये इसलिए कमेंट्स यूज़ होते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी, 2 टाइप्स हैं कमेंट्स की। कौन सी है, एक सिंगल लाइन कमेंट है और दूसरी मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट कौन से होते हैं, जो एक लाइन में बात आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, एक लाइन में। अगर तो आपने बात लंबी करनी है,
सिर्फ ये देख मैंने तो लिख दिया ना, प्रिंट एफ डिस्प्ले करता है, बस इतना सा। अगर तो आपने बाद में इसको डिस्क्राइब भी करना है पूरा कि मैंने किस डेट को किया था, किस दिन मैंने किया था, या और आपने इसको डिस्प्ले डीपली करना है, ठीक है, डीपली डिस्क्राइब करना है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मल्टी लाइन कमेंट के लिए, ठीक है, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों में आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है। जैसे आपने अब सिंगल लाइन में आपकी बात ख़त्म हो जानी है, जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस डाल दिया ना मैंने, अब ये लिखा है, ये थोड़ी हैशटैग मैंने डाल दी है, इसकी जगह मैंने ये लिखा है, ठीक है। ये कौन सा साइन है, ये सिंगल लाइन कमेंट का है, ठीक है। ये देखें आपको बुक पे भी नज़र आ रहा होगा, पहले आपको बुक से चलने बता देता हूँ। सिंगल लाइन के लिए आपने स्टार्ट इससे करना है और एंड पे कोई चीज़ नहीं डालनी, जैसे कि एग्जांपल उसने दी है, दिस इज़ अ कमेंट, ऐसे आपने लिखना है, फॉरवर्ड स्लैश 2 दफ़ा डालनी है, फिर आपने ये आगे कमेंट लिख देना है अपना जो भी है, ठीक है। और मल्टी लाइन के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक का साइन डालना पड़ेगा, स्टैटिक का जो स्टार तरह का नहीं होता कीबोर्ड पे, वो आपको डालना पड़ेगा। और एंड करने के लिए भी आपको इस तरह का डालना पड़ेगा, पहले स्टैटिक डालना पड़ेगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश डालनी पड़ेगी। इसको एंड करने के लिए, सिंगल लाइन कमेंट को एंड करने के लिए कुछ भी नहीं डालना आपने, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट को एंड करने के लिए आपने शुरू में भी डालना है, आखिर में भी डालना है। इसमें सिर्फ शुरू में डालना है आपने, ठीक है, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। अगर आपकी बात एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगी तो आपने सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करना है, जैसे ये क्लोज ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली। और अगर तो मैं इसको लंबा सा लिख के यहाँ तक ले के दूसरी लाइन पे मेरा आ जाता है, तो मैं इसके लिए मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करूँगा, जिसको मुझे इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इधर मैं लिखूँगा आगे जो भी मेरी बात है, ठीक है। अगर मेरी बात 2-3 लाइनों में कंप्लीट हो रही है, फिर मैं इधर स्टैटिक का साइन पहले डालूँगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश डालूँगा। स्टार्ट करने वक्त पहले आपने फॉरवर्ड स्लैश डालनी है, फिर स्टैटिक का साइन डालना है। एंड करते वक्त पहले आपने स्टैटिक का साइन डालना है, फिर आपने फॉरवर्ड स्लैश डालनी है। ये आपने रूल याद रखना है, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए। तो कमेंट बड़ी काम की चीज़ है, आपने याद दहाने के लिए याद रखना है। इसके बाद एग्जाम्पल कोड आ जाती है, ये आपने खुद ही करनी है, ठीक है। फिर एक्टिविटी आ जाती है, वो फिर एक्टिविटी यानी माइंड आपका शार्प करेगी, ठीक है। बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी हैं इसमें बताई गई। अब ये जैसे ये बता रहा है कि वो टिक आपने करना है जो वैलिड, यानी टिक उसको करना है जो सही वाला कमेंट है हमने दिया हुआ, ठीक है। अब देखें सबसे पहले उसने स्टैटिक का साइन डाल दिया, फिर एंड पे भी स्टैटिक का साइन डाल दिया, ठीक है। तो ये गलत है तरीका। सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं कमेंट की, सिंगल लाइन और डबल लाइन, ठीक है। ये देखिए इसने एक फॉरवर्ड स्लैश डाली, हमें तो डबल डबल चाहिए होती है ना सिंगल लाइन के लिए, तो ये इसने गलत किया है, ठीक है। इसने % डाल दिया, इनमें से ये वाला ऑप्शन सही है, शुरू में भी डाली है, और ये इसने डबल लाइन के लिए यूज़ किया मल्टी लाइन, ठीक है। ये वाला टिक है, और आपने देख लेने कौन से टिक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद बस इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, कमेंट्स वगैरह तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स वगैरह कंप्लीट अपने करेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आपने इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, ठीक है, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बात समझ आ सके। और अगर तो आपका कोई सवाल है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है मेरे से, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन से क्या होता है, आपका माइंड भी शार्प होता है और दूसरे बच्चों का भी माइंड भी शार्प होता है, ठीक है। उनको भी पता चलता है कि इस तरह से क्वेश्चन, अच्छा अगर ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर है, ठीक है। तो आपने कमेंट में लाजमी सवाल पूछा करना है, ठीक है। कोई भी सवाल है आपका इस बुक से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।